अच्छा, क्वेश्चन आंसर होगा क्या? और गैसों का परिवहन बाकी था। ओके ओके, हम समझ गए हैं। लगभग श्वसन की प्रक्रिया को हम समझ ही चुके थे और श्वसन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम दो प्रकार के श्वसन को समझे थे और उसके बाद ये भी समझे थे कि जिनमें श्वसन वायवीय होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं, उनमें ब्रीथिंग की घटना पाई जाती है अथवा सांस लेने और छोड़ने की घटना पाई जाती है। सांस लेने और छोड़ने की व्यवस्था पौधों और मानव के शरीर में अलग अलग तरीके से है और मानव के शरीर में सांस लेने और छोड़ने की जो व्यवस्था है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत कंप्लीट होता है, उसको हम पूरे समझ लिए थे। अब है कि गैसों का परिवहन कैसे होता है ये समझना था। तो गैसों का परिवहन कैसे होता है? तो सांस के द्वारा गैस जो पहुंचते हैं वो कहां पहुंचते हैं? लंग्स में पहुंचते हैं। लंग्स में पहुंचते हैं यानी फेफड़ा में पहुंचते हैं और फेफड़ा के जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई, इसी एल्वोलाई पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वायुकोश कहते हैं और इंग्लिश में एक और नाम है एयर सैक भी इसे कहा जाता है। जो आप कह दीजिए एल्वोलाई कहिए या एयर सैक कहिए, बात इक्वल टू है। और एल्वोलाई को, वायुकोश को हम फेफड़ों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं और इसी एल्वोलाई के चारों ओर रक्त वाहिनियों का या रक्त नलिकाओं के जाल बिछे होते हैं, ठीक है ना, जाल बिछे होते हैं। यहाँ पर हवा पहुंचता है, इसी एल्वोलाई के चारों ओर क्या पाया जाता है? रक्त नलियों का जाल बिछा होता है, ठीक है, रक्त नलियों का क्या बिछा होता है? जाल बिछा होता है और इसी एल्वोलाई पर पहुंचते हैं हवा, क्या पहुंचते हैं? हवा पहुंचते हैं। हवा से ऑक्सीजन निकल करके रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन से जुट जाता है, ठीक है, किससे जुट जाता है? हीमोग्लोबिन से जुट जाता है, ठीक है ना। हवा पहुंचा सबसे पहले कहां? फेफड़ा। फेफड़ा के अंतिम भाग कहां? वायुकोश। यहां पर हवा पहुंच चुका है, उस हवा में ऑक्सीजन भी है और उसी एल्वोलाई के चारों तरफ रक्त नलियों का जाल बिछा जिसमें रक्त लवाला भरे हुए हैं। तो जैसे ही हवा वायुकोश पर पहुंचता है उस हवा का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, यानी इस रक्त नलियों में जो रक्त भरा हुआ है उस रक्त नली से ऑक्सीजन निकलकर हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं? जुट जाते हैं। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैसे जुट जाते हैं? तो ये भी प्रक्रिया हम आपको समझाए थे कि एल्वोलाई पर गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक होता है तो वो जाकर के इसमें क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। यानी कि एल्वोलाई पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि के द्वारा और दाबों के अंतर रहने के कारण संपन्न होता है। ये बात बता चुके हैं ना। तो हवा का ऑक्सीजन निकलकर इस रक्त नलिकाओं के रक्त के हीमोग्लोबिन से जाकर के जुट जाते हैं और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके बना लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं और ऑक्सीजन का परिवहन समूचे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही होता है। फिर जहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ प्रवाहित होते रहते हैं, जिस कोशिका को रक्त की ऑक्सीजन की जरूरी है वहां पर ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचकर ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और फिर हीमोग्लोबिन हट जाती है। तो हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं के भीतर श्वसन होता है, अतः प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन लगातार चाहिए और प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति या प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। यानी कि हीमोग्लोबिन के बिना शरीर में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं हो सकती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन को रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, श्वसन वर्णक भी कहते हैं। तो प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जो पहुंचता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचता है और हीमोग्लोबिन गजब का मॉलिक्यूल है दोस्तों। ये बड़ी आसानी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज भी कर लेता है। यानी ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आसानी से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बना लेता है। जब जरूरत होती है तो तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ ये बंधन तोड़ करके ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। श्वसन की हम तमाम पहलुओं पर गौर किए थे, लेकिन उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है कौन? हीमोग्लोबिन, जिसके बिना हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। तो ऑक्सीजन पहुंच गया, हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंच गया। अब हीमोग्लोबिन क्या है? जिसे श्वसन वर्णक कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी पर है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता रखता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता रखता है। तो हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में? ऑक्सीजन की जो पहुंच होती है किस रूप में होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होती है। अब उसके बाद कोशिकाओं के भीतर जब श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसका भी परिवहन होना बहुत जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मात्र 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ही किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का संपूर्ण परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। लेकिन कोशिकाओं के भीतर श्वसन के उपरांत जो अवशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उन संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का मात्र 10 से 20% ही परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये फिर फेफड़ा के वायुकोश तक पहुंचते हैं और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। अब शेष जो 80 से 90% कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, शेष जो 80 से 90% कार्बन डाइऑक्साइड बच गया जिसका ट्रांसपोर्टिंग या परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा नहीं होता है, तो फिर इतने कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के प्लाज्मा में घुल जाते हैं। रक्त के प्लाज्मा में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। रक्त के प्लाज्मा में क्या होते हैं? घुल जाते हैं और रक्त के प्लाज्मा में घुल करके ये बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बाइकार्बोनेट। HCO3 को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो प्लाज्मा में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड घुल करके बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं और इसी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ये पुनः फेफड़ों के वायुकोश पर पहुंचते हैं और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो मानव के शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और उसी रूप में वे ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। कोशिकाओं में श्वसन के उपरांत जो अवशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उन कार्बन डाइऑक्साइड में 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। शेष जो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाते हैं वे सारे कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के प्लाज्मा में घुल करके बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं। और अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन
कोशिकाओं से फेफड़ों के वायु कोष तक इसी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं ना? गैस का परिवहन हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना? आप क्वेश्चन पर आ जाएं, पढ़ लीजिए एक बार गैसों के परिवहन को, देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं रहनी, वैसे दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। कहिए ऑनलाइन वाले सब, श्वसन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? चलिए सब करा एक बार और, नहीं समझे? ऑनलाइन वाला सब बोला एक बार और आइए समझ लेते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले जो पढ़ा है वो फुल प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? अगर पिछले जो भी पढ़ाए हैं वो छोड़ दिया है तब तो ये नहीं समझेंगे, ठीक है ना? जो पिछला कंप्लीट कर लिए हुए क्लास को वो बिल्कुल समझेंगे और वही तो समझिए। ओके, एक बार हम फिर बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में गैसों का परिवहन कैसे होता है। तो हमारे शरीर में गैसों के ही नहीं तमाम चीजों का परिवहन ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है ना? यानी कि मानव के शरीर में परिवहन की पूरी जिम्मेदारी कौन लिया हुआ है? ब्लड। ब्लड ही सब कुछ का परिवहन करते हैं, क्लियर है? तो इसमें तो कोई संशय होनी ही नहीं चाहिए कि गैसों का परिवहन आखिर करता कौन है। तो मानव शरीर में या जंतुओं में परिवहन की पूरी जिम्मेदारी ब्लड के ऊपर है। ब्लड ही परिवहन करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों को और गैसों को भी एक जगह से दूसरे जगह यानी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाते हैं। तो श्वसन के अंतर्गत गैसों का भी परिवहन ब्लड के माध्यम से होता है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब श्वसन के अंतर्गत किन किन गैसों का परिवहन होना जरूरी है? तो आप जानते हैं कि श्वसन में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है। तो जरूरी है कि ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाया जाए, क्योंकि हवा फेफड़ा में ही पहुंचता है। तो फेफड़ा से हवा का ऑक्सीजन लेकर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना जरूरी है, जो काम ब्लड करता है। और प्रत्येक कोशिकाओं में श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए श्वसन के उपरांत बने कार्बन डाइऑक्साइड को भी पुनः फेफड़ों तक लाना जरूरी है, ताकि फेफड़े से वे श्वास के माध्यम से क्या हो जाए? बाहर हो जाए। तो श्वसन के अंतर्गत किन किन गैसों का परिवहन होना जरूरी है? तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना जरूरी है और प्रत्येक कोशिका में बने अवशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ा तक लाना जरूरी है। और ये काम बखूबी से करते हैं कौन? हमारे ब्लड। कौन करते हैं? ब्लड। अब कैसे करते हैं? पुनः इस बात को समझिए, गैस पहुंचता कहां पर है? लंग्स में, यानी कहां? फेफड़ा। फेफड़ा के अंतिम भाग कौन है दोस्तों? एल्वोलाई है, जिसको आप क्या कहते हैं? एयर सैक कहते हैं, यानी क्या? वायु कोष कहते हैं। यही फेफड़ा का अंतिम भाग है। सांस का पूरा हवा यहीं पर पहुंचता है, हालांकि पूरा नहीं पहुंचता है, 3/4 हवा ही सांस का यहां तक पहुंच पाता है, शेष 1/4 श्वसन मार्ग के रास्ते में ही रह जाती है। अब एयर सैक यानी कि फेफड़े के अंतिम भाग एल्वोलाई या एयर सैक पर व्यवस्था यह बनी है कि इसके चारों तरफ रक्त नलियों का जाल बिछा है और उस रक्त नली में रक्त भरा हुआ है। तो एयर सैक पर जो हवा पहुंचा, उस हवा का ऑक्सीजन जो है रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोग कर लिया। किसे? हीमोग्लोबिन से संयोग करके क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब ये हीमोग्लोबिन की अपनी खासियत है कि ये बड़ी आसानी से ऑक्सीजन के साथ बंधन भी बना लेता है, बॉन्ड भी बना लेता है और बड़ी आसानी से इनके बीच के बॉन्ड टूट भी जाते हैं। तो रक्त में ऑक्सीजन गया और रक्त का हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैच कर लिया और बना लिया क्या? और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह पूरे शरीर के कोशिकाओं तक चला गया। जिन कोशिकाओं की ऑक्सीजन की जरूरत है, तुरंत ही वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बंधन तोड़ करके कोशिका में ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। यानी कि हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं तक फेफड़ा से ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ढोते हैं और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन को ढोने के लिए योग्य होते हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन समझ गए? क्लियर हो गया? अब किसका परिवहन होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो जैसे ही ऑक्सीजन को रिलीज करता है हीमोग्लोबिन, तो पुनः उस कोशिका में श्वसन के उपरांत क्या बने पड़े हैं? तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उतनी तेज गति से बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए मात्र श्वसन के उपरांत बने 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड से ही हीमोग्लोबिन संयोग करता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कोशिकाओं से लेकर फेफड़ा के वायुकोष तक होता है। फेफड़ा के वायुकोष पर आकर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, जिससे वे श्वास में मिल करके फिर श्वास के माध्यम से क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन मात्र कितने % कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है? 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिवहन करता है, शेष का नहीं करता है। तो शेष कैसे परिवहन होता है? यानी कि 80 से 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 80 से 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड के प्लाज्मा में घुल जाते हैं। ब्लड के प्लाज्मा में घुल जाते हैं और ब्लड के प्लाज्मा में घुल जाने के बाद ये बना लेते हैं बाइकार्बोनेट आयन बना लेते हैं। अब बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ही ये फेफड़े के वायुकोष तक आते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट करके अलग हो जाते हैं और फिर सांस के माध्यम से क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। यानी कि श्वसन के उपरांत बने अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ब्लड के प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। श्वसन के उपरांत बने कार्बन डाइऑक्साइड अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ब्लड के प्लाज्मा में घुल करके बाइकार्बोनेट आयन के रूप में संपन्न होता। क्लियर हो गया? परिवहन हो गया। अब तो समझ गया होगा ऑनलाइन वाले सर। कमेंट में सब बात करने लगता है। आ जाइए, प्रश्नों पर आ जाइए, बोलिए ऑनलाइन वाले सब, आप समझे कि नहीं समझे? प्रश्न लगाए हुए हैं क्या? बिल्कुल इकोनॉमिक्स का नोट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। चलिए, सब समझ गए हैं?
चलिए बहुत का जोर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट कीजिए। वैसे कल क्लास रख दे, कल संडे, ठीक है, कल क्लास है और 3 से 5, सॉरी 3 से 5 है ना, 3 से 5 में ही है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत दिक्कत है तो हाथ उठाइए, उसका समाधान हम करेंगे। कहाँ जाइएगा संडे? अरे चलिए, आपको दिक्कत है, अरे आप बहुत पढ़ लिए, हमको चेहरा याद है, ठीक है। कल क्लास रखते हैं, ठीक है, कल क्लास है और सब कान खोलकर सुन लीजिए, टोपी हटा कर, ठीक है ना। कल क्लास है, आइए। श्वसन से संबंधित कोई कितना प्रश्न है? 107। लेकिन पिछला प्रश्न सब याद कर लिया ना। ऑनलाइन वाला सब जितना स्टूडेंट है रट के रेडी, रट। जो 10% नहीं रटा होगा उसका आज कंप्लीट हो गया होगा। कल तक हम फीडबैक लिए थे, सारे ऑनलाइन वाले सब रट के रेडी है। तो इसीलिए हम बार बार करें, अभी 8वां चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। 7 चैप्टर तक याद नहीं किए हैं तो फिर दरोगा बनना बहुत मुश्किल है दोस्तों। आइए पहला प्रश्न है, हाँ बहुत है, ये ऐसा प्रॉब्लम लेकर आता कि सर याद ही नहीं होता, याद नहीं होता, छोटी सी पढ़ाई दूसरा काम कीजिए। याद होगा कैसे? आप याद नहीं होने का 1 मार्क करना बैठे करते हैं याद करने के लिए। अब बैठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, क्या इतने अच्छे से थ्योरी को हम डील कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन क्लास में करवा रहे हैं। इसके बाद अगर आपको याद नहीं हो रहा, उसका 1 मार्क कारण कि आप बैठते ही नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं याद होता है, दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। चलिए पहला नंबर, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, या इसको इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि शरीर में किस प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा निर्मुक्त होती है? श्वसन। निर्मुक्त होने का मतलब निर्माण होना है। तो श्वसन के बारे में हम पढ़े थे कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ऊर्जा की भी उत्पत्ति एटीपी के रूप में होती है। श्वसन के दौरान कोशिका में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। और ये केवल मानव ही नहीं, प्रत्येक सजीवों में, पौधे हो या जंतु हो, सभी में एटीपी के रूप में ही ऊर्जा संचित होती है श्वसन के दौरान जो बनता है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन के लिए श्वसन परमावश्यक होता है। बिल्कुल श्वसन के अभाव में जीवन संभव नहीं है। तो पहला कथन सही है। विषाणु में श्वसन नहीं होता है, बिल्कुल विषाणु में श्वसन नहीं होता है, क्योंकि विषाणु में कोशिका ही नहीं होते हैं। पहले कोशिका रहेगा तब ना उसके अंदर श्वसन होगा। हम जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रियाएं कोशिकाओं के भीतर कोशिका द्रव में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और विषाणु की संरचना ऐसी है कि उनमें कोशिका नहीं है, वे केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर बने होते हैं। तो ये कोशिकीय प्राणी है ही नहीं, तो इसमें श्वसन होता ही नहीं है। और विषाणु में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होने के कारण ही विषाणु को निर्जीव भी माना जाता है। विषाणु सजीव भी माने जाते हैं और निर्जीव भी। और विषाणु को निर्जीव माने जाने के सबसे बड़े कारण है कि विषाणु में श्वसन ही नहीं होता है। तो दोनों कथन क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? पहला है, श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सही है। श्वसन अनिवार्य जैविक क्रिया है जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में संपन्न होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। ये गलत है दोस्तों। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है, ये कथन गलत है। श्वसन ऑक्सीजन के बिना भी संपन्न हो सकता है। और ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन संभव है उसे हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? और अवायवीय श्वसन में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन संभव है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन संभव है? तो अवायवीय श्वसन संभव है। सी नंबर गलत है। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में कोशिकाओं में संचित रहते हैं। बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय में सीधे उपयोग होते हैं? सीधे उपयोग तो केवल किसका होता है? एटीपी का रूप होता है। किसका होता है? एटीपी के रूप में होता है। तो सूर्य प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय में सीधे उपयोग होते हैं? तो एटीपी के रूप में सीधे उपयोग होता है, एटीपी के रूप में। क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड आपका ध्यान इस पर जाता होगा, लेकिन ग्लूकोज होगा नहीं दोस्तों। यहाँ सीधे उपयोग क्या? सीधे उपयोग होते हैं, और सीधे उपयोग केवल किसके होते हैं? एटीपी के होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सभी और इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं सबके भोजन की प्राप्ति के लिए और प्रत्यक्ष रूप से कौन जिम्मेदार है? सूर्य के प्रकाश। सूर्य का ही प्रकाश नहीं रहेगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करेंगे, और पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो पौधे के उत्पाद में भोजन ही संचित नहीं होगा, तो जंतु जगत को भोजन की प्राप्ति होगी नहीं होगी। तो यहाँ सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण पहले पौधे करते हैं, और फिर पौधे के उत्पाद के रूप में जंतु को वो प्राप्त होता है। फिर जंतु श्वसन के दौरान एटीपी बनाते हैं, और फिर उस एटीपी का सीधे क्या होता है? उपयोग होता है। सभी जीवित कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। यूनिवर्सल कैरियर किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग मुख्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? मुख्यतः किसका उपयोग होता है? ग्लूकोज का। और जब सजीवों के शरीर में ग्लूकोज की कमी पड़ जाती है तो सजीवों के शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन है जो प्रोटीन और वसा को भी किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। यानी कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, लेकिन ग्लूकोज पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद श्वसन की प्रक्रिया रुकती नहीं है, बल्कि श्वसन में प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल होने लगता है। लेकिन प्रोटीन और वसा का इस्तेमाल शुद्ध रूप में नहीं होता है, बल्कि हार्मोन हमारे शरीर में है जो वसा और प्रोटीन को बदल देते हैं। किसमें? ग्लूकोज में बदल देते हैं। और ऐसे कौन से हार्मोन है तो उसको हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होते हैं अवायवीय श्वसन कहलाता है। बिल्कुल सही है। अवायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अवायवीय श्वसन ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत ही कंप्लीट हो जाते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस केवल कोशिका द्रव में ही हो जाता है। तो ये भी सही है। अवायवीय श्वसन केवल सूक्ष्म जीवों में होता है। बिल्कुल गलत है। सूक्ष्म जीवों में के अलावा मानव शरीर में भी अवायवीय श्वसन होता है, पौधे में भी अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन एक कोश के बहुकोश के दोनों में होते हैं। तो ये कथन क्या है? सही कौन है? क्लियर? नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस कहां संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है। क्रेब चक्र कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब चक्र श्वसन की दूसरी अंतिम प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं। कहां संपन्न होते हैं? 12 नंबर, अनॉक्सी
अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि लैक्टिक एसिड भी बनते हैं, लेकिन लैक्टिक एसिड ऑप्शन में है ही नहीं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पर आंसर दोस्तों सी होगा। अनॉक्सी अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के कारण क्या बनते हैं? लैक्टिक अम्ल बनते हैं। लैक्टिक अम्ल बनते हैं जंतु में और मानव के शरीर में, और इथाइल अल्कोहल जीवाणु में और पौधा में। जीवाणु और नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सभी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करती। बिल्कुल सही है, सभी कोशिकाएं नहीं करती। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो बिना ऑक्सीजन के ही अवायवीय श्वसन करके ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा, कोशिकाओं में ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना भी उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल सही है, और कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और ऐसा अवायवीय श्वसन भी होता है, इसलिए यहाँ पर दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करने के लिए पाइरूवेट का विखंडन निम्नलिखित में किसमें होता है? पाइरूवेट का विखंडन क्रेब साइक्लिक के दौरान होता है और क्रेब साइक्लिक माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पाइरूवेट का विखंडन क्रेब साइक्लिक के दौरान होता है और क्रेब साइक्लिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट, वायवीय या ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। बिल्कुल सही है। वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होना अनिवार्य है। बिल्कुल ये भी सही है। वायवीय श्वसन एक कोश के जीवों में नहीं होता है। बिल्कुल होता है। वायवीय श्वसन केवल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है। जो भी एक कोशिकीय जीव है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए हैं जैसे प्रोटोजोआ, उनमें तो वायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन एक कोशिकीय जीवों में भी होता है, लेकिन वायवीय श्वसन यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में होता है, न कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले में। तो ये जो कथन है ये आपका क्या है? गलत है। वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। बिल्कुल, वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु के द्वारा 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब चक्र दोनों होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पाइरूवेट का परिवर्तन जंतु में, किसकी बात की जा रही है? तो जंतु में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। जीवाणु की बात की जाती, पौधा की बात की जाती, तब सरकार देते हैं इथाइल को, लेकिन यहाँ पर जंतु की बात कर रहा है। ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर अवायवीय श्वसन होगा और अवायवीय श्वसन के दौरान पाइरूवेट अम्ल जंतु में लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? खाद्य पदार्थ का क्या होता है? खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। ठीक है, क्या होता है? विघटन। इसको आप इंग्लिश में डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दहन तो नहीं होता, दहन तो नहीं कर सकते, मंद दहन कहा जाता है, लेकिन दहन कहना उचित नहीं होगा। चारों में सबसे जो परफेक्ट आंसर है वो विघटन ही आपके लिए है। इसको अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन कहेंगे। आगे बढ़ें। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन के दौरान ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊष्माक्षेपी भी है। श्वसन चूंकि सजीवों में होता है, जिसे जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, और श्वसन जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एटीपी एक प्रकार का जैव ऊर्जा है। बिल्कुल, एटीपी एक प्रकार का जैव का मतलब सजीव, तो सजीव के शरीर में तो एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा है ही। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। बिल्कुल, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, क्योंकि श्वसन में मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल होता है? ग्लूकोज का, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। दोनों कथन क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? वायवीय श्वसन में। ठीक है, वायवीय श्वसन में दो ही प्रकार के श्वसन होता है, अवायवीय और वायवीय, तो वायवीय श्वसन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? पाइरूविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरूविक अम्ल। नेक्स्ट, क्रेब चक्र का अंतिम, तो क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद जो है CO2 तथा H2O है। हालांकि एटीपी भी यहां पर है, लेकिन एटीपी तो होगा नहीं। एटीपी श्वसन का अंतिम उत्पाद होगा। किसका? अगर क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद कहेंगे तो क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही होगा दोस्तों। ठीक है, एटीपी पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी बनते हैं, केवल क्रेब चक्र के दौरान नहीं बनते हैं, इसलिए यहाँ पर एटीपी में कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही होगा। नेक्स्ट, क्रेब चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रेब चक्र को साइक्लिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल को शॉर्ट में TCA कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी TCA, तो इन तीनों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, ईस्ट द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया संपन्न होती है। ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन प्रक्रिया संपन्न होती है, और फर्मेंटेशन अवायवीय श्वसन है। एक प्रकार का क्या है? अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और अवायवीय श्वसन जिसके उपरांत इथाइल अल्कोहल बनते हैं उसको हम फर्मेंटेशन कहेंगे। अवायवीय श्वसन जहां लैक्टिक एसिड बनते हैं उसे हम फर्मेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन करते हैं, और अवायवीय श्वसन जिनमें इथाइल अल्कोहल की उत्पत्ति होती है उन्हें हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, उन्हें हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। कोशिका के अंतर्गत वायवीय श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि केंद्र तो कोशिका द्रव्य है, लेकिन वायवीय की बात करें, वायवीय में मुख्य भूमिका किसकी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी? अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी, अवायवीय श्वसन में 38 एटीपी। तीव्र शारीरिक क्रिया के दौरान पेशियों में उत्पन्न होने वाले ऐंठन का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के संचय से ही ऐंठन महसूस होने लगती है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर का मालिश करवाने से पेशीय ऐंठन से आराम मिलता है। क्यों? तो गर्म पानी के स्नान करने अथवा शरीर का मालिश करवाने से निश्चित तौर पर रक्त का संचार क्या होता है? बढ़ जाता है। रक्त का संचार बढ़ जाने से कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी, और कोशिका में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से वो ऑक्सीजन जो लैक्टिक अम्ल जमा है उससे अभिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित कर देता है। लैक्टिक एसिड खत्म, ऐंठन खत्म, यानी आंसर इनमें से सभी होगा। आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में
कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला है वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। बिल्कुल सही है। वायवीय श्वसन का पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। दूसरा चरण है क्रेब साइक्लिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये सही है। और वायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। बिल्कुल। और वायवीय श्वसन केवल ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ही समाप्त हो जाता है, तो ये भी आपका सही है। पाइरुवेट अम्ल का कोशिका में पाइरुवेट अम्ल का कोशिका में निर्माण वायवीय श्वसन में होता है। यहाँ निर्माण शब्द छूट गया है। पाइरुवेट अम्ल का निर्माण वायवीय में भी होता है और वायवीय में भी होता है। यही कथन आपका क्या है? सत्य नहीं है। और वायवीय श्वसन के दौरान कोशिका द्रव में पाइरुवेट अम्ल, ठीक होगा। 1 मिनट लगता है, यहाँ पर कोई शब्द मिस्टेक है। पाइरुवेट अम्ल का विखंडन पाइरुवेट अम्ल का उपयोग छूटा हुआ। पाइरुवेट अम्ल का उपयोग कोशिका में वायवीय श्वसन में होता है, ये अब सही हो गया। और डी नंबर तो सरासर गलत है। और वायवीय श्वसन के दौरान कोशिका द्रव में पाइरुवेट अम्ल नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। और वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पाइरुवेट अम्ल बनते हैं। अंतर यही होता है कि बाद में ये पाइरुवेट अम्ल इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, जीवाणुओं में श्वसन से क्या उत्पन्न होते हैं? जीवाणु से अल्कोहल, CO2 तथा एटीपी। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव है, इसलिए इसमें केवल और केवल क्या होंगे? अवायवीय श्वसन होंगे। केवल और केवल क्या होंगे? अवायवीय श्वसन होंगे। नेक्स्ट, जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है? जंतु की बात करें, अनॉक्सी की बात करें तो लैक्टिक अम्ल तथा एटीपी, नेक्स्ट, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु आरटीपी के? तो ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण तो केवल वायवीय श्वसन में ही संभव है। और वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, बाह्य श्वसन के अंतर्गत सांस लेना और छोड़ना दोनों ही शामिल है। सम्मिलित रूप से इसको ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन किस भाग द्वारा होता है? सभी भाग द्वारा होता है। जड़ के द्वारा भी, पत्ती के द्वारा भी और तना के द्वारा भी। वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधों के किस अंगों द्वारा प्रवेश करते हैं? सभी, लेकिन ज्यादातर किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, जो पत्तियों में होते हैं। वातरंध्र, अंतराकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस। और इंटरसेलुलर स्पेस क्या है हम आपको बता चुके हैं कि एक ऊतक के किन्हीं दो कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होते हैं, उसे ही इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? विसरण। अब पौधों में जंतुओं के भी वायु कोश पर गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका में होने वाला वायवीय श्वसन की प्रक्रिया पौधा और जंतु में एक समान से होता है। बिल्कुल। कोशिका में जो वायवीय श्वसन होते हैं वो जिस तरह पौधे की कोशिका में होते हैं उसी तरह जंतु की कोशिका में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। पौधे के प्रत्येक भाग अलग अलग श्वसन करते हैं। बिल्कुल सही है। पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन संवहन ऊतक के माध्यम से होता है, ये गलत है दोस्तों। संवहन ऊतक के अंतर्गत दो ऊतक आते हैं, जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। अब फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। ये संवहन ऊतक गैसों का परिवहन नहीं करते हैं। और पौधों में गैसों का परिवहन होता ही नहीं है, क्योंकि पौधे के प्रत्येक भाग अलग अलग सांस लेते छोड़ते हैं। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। बिल्कुल सही है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए यहाँ सबसे बेस्ट आंसर क्या है? रंध्र ही होगा। नेक्स्ट, पौधों में गैसीय विनिमय हेतु पाए जाते हैं सभी। गैसीय विनिमय हेतु पत्ती में क्या पाए जाते हैं? एस्टोमाटा। दानों में क्या पाए जाते हैं? लेंटिसेल को हिंदी में वातरंध्र कहते हैं। जड़ों में क्या पाए जाते हैं? मूल रोग पाए जाते हैं। इन सभी अंगों के द्वारा पौधे के अलग अलग भाग वायु श्वसन करते हैं अथवा गैसीय विनिमय करते हैं। पौधे दिन में श्वसन हेतु, ध्यान दीजिएगा, पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे में दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग ही श्वसन के लिए कर लेते हैं। पौधे में दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनते हैं उसी का कुछ भाग का इस्तेमाल पौधे श्वसन के लिए कर लेते हैं। लेकिन रात में पौधा को श्वसन के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रात में तो प्रकाश संश्लेषण होते। नेक्स्ट, वातरंध्र पौधे के दानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है? तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली से विसरण विधि के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव जो यूकैरियोटिक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो अवायवीय श्वसन होता है और प्रोकैरियोटिक को गैस बाहर लेने और छोड़ने की कोई जरूरत, लेकिन जो यूकैरियोटिक जीव है एक कोशिकीय, उनमें तो वायवीय श्वसन होता है, उनको तो गैस लेना छोड़ना ही पड़ेगा। तो उनमें कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण गति से हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। ट्रेकिया के द्वारा श्वसन गैसों के आदान प्रदान रक्त के माध्यम से होता है। बिल्कुल नहीं। ट्रेकिया डायरेक्ट वायुमंडल से गैस लेकर के सीधा कोशिका तक पहुंच देता है। ट्रेकिया के द्वारा कीटों में गैसों के परिवहन के लिए रक्त की कोई भूमिका नहीं होती है, तो यह गलत है। ट्रेकिया शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। तो सही कौन है? 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जलीय प्राणियों में सांस लेने की दर स्थलीय प्राणी से काफी तेज होती है। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए कि स्थल पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, 21%, जबकि पानी में बहुत कम ऑक्सीजन है, लगभग 4%। वो भी पानी पूरी तरह से स्वच्छ है, तब प्रदूषित नहीं है तब। तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए जलीय जीव बार बार तेजी श्वसन करते हैं। लेकिन स्थलीय जीव एक ही बार सांस खींचेगा, 21% ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो उन्हें उतने तेजी से सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहला कथन सही है। स्थलीय प्राणी में सांस लेने की दर जलीय प्राणी से काफी तेज होता है। तो अगर पहला कथन को सही कर दिया तो दूसरा क्या होगा? सही है केवल एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन जीव श्वसन हेतु कोशिका झिल्ली का उपयोग नहीं करते हैं? तिलचट्टा। श्वसन हेतु कोशिका झिल्ली का उपयोग केवल और केवल एक कोशिकीय जीव करते हैं, और वो जीव करते हैं जिसमें कोई अंग नहीं है, जैसे पोरीफेरा और सिलिंडरेटा के जीव। तिलचट्टा एक ऑर्थोपोडा समुदाय के जीव है और इनमें श्वसन के लिए ट्रेकिया पाए जाते हैं। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। तिलचट्टे में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? एस्पारेगस पाए जाते हैं। वास्तव में ट्रेकिया के बाहरी छिद्र को ही क्या कहते हैं?
वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी तो तेज से ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने वाली बात यहाँ पर कुछ है नहीं। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? मछली तथा अन्य जलीय जीवों में गिल्स नामक श्वसन अंग होते हैं। सही है। गिल्स के माध्यम जलीय जीव जल में भूले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए। सही है। गिल्स द्वारा जीव श्वसन हेतु वायुमंडल के ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सही है। इसका मतलब गलत कौन है? गिल्स के द्वारा श्वसन में गैसों के आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है, ये गलत है। गिल्स के द्वारा गैसों के आदान प्रदान में रक्त की जरूरत होती है। रक्त की जरूरत तब नहीं होती है जब ट्रेकिया के द्वारा गैस डायरेक्ट कोशिका को पहुंच रहा हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें श्वसन सिर्फ फेफड़ों के द्वारा ही होता है? सभी में। रेप्टिलिया, एबीज और मेमिलिया, इनमें केवल और केवल श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों के माध्यम से ही संपन्न होती है। इसके अलावा आप मेढक में जाइएगा, एम्फीबिया में जाइएगा तो एम्फीबिया में नम त्वचा के द्वारा भी होता है। ठीक है ना? चलिए 52 नंबर देखिए तो क्या होगा सही उत्तर? बावन नंबर, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, फेफड़ा, यही सही है। और सब सही नहीं है। नासिका, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ग्रसन, ये तो नहीं होगा। ग्रसनी के बाद डायरेक्ट ट्रेकिया दे दिया, नहीं होगा। नासिका छी से डायरेक्ट ट्रेकिया पहुंच गया, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल 52 का आंसर क्या होगा? ए होगा। मनुष्य के सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसी निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम क्यों होती है? तो मनुष्य का घ्राण क्षेत्र अत्यंत, घ्राण क्षेत्र यानी रिस्पिरेटरी रीजन, मनुष्य का घ्राण क्षेत्र जो है कुत्तों की तुलना में काफी छोटा होता है, काफी छोटा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। मनुष्य में श्वसन मार्ग का प्रारंभ नासिका छिद्र से, समाप्ति वायु कोष पर। दोनों का क्या है? श्वसन की शुरुआत नासिका छिद्र से और समाप्ति वायु कोष पर। मनुष्य के नासिका बेस्म का एक छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसको प्रकोष्ठ कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? परिभाषिक शब्द है, याद कर लीजिए कि मनुष्य के नासिका बेस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसे प्रकोष्ठ कहते हैं, उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। मनुष्य सांस द्वारा लिए गए हवा की सुगंध तथा दुर्गंध की पहचान कब कर पाता है? जब हवा कहां पहुंचते? कहां? नासिका बेस में। हवा के सुगंध दुर्गंध की पता नासिका बेस में यानी कि नसाल चैम्बर में पहुंचने के बाद होती है। मानव के श्वसन पथ की लंबाई कितना? 11 सेंटीमीटर। 11 से कुछ बड़ा है, 12 तो है नहीं, तो 12 दे देते, लेकिन 11 पर टिक जाइए। नेक्स्ट, नासिका भस्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे हम कांची कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका बेस में यानी कि नसाल चैम्बर की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे कांची कहा जाता है। यह भी एक परिभाषिक शब्द है। एक वेस्टिब्यूल के बारे में याद रखिएगा और दूसरा कांची के बारे में याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? गिल्स, ये मछली के श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ये एम्फीबिया के श्वसन तंत्र का हिस्सा है, ये जलीय जीवों के श्वसन तंत्र का हिस्सा है, मानव के नहीं। मानव शरीर में स्थित कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग है? डायफ्राम, डायाफ्राम। नेक्स्ट, फेफड़े की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? वायु कोष को, एल्वोलाई को कहा जाता है। फेफड़े की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई वायु कोष को, एल्वोलाई को कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रसनी किस मानव तंत्र के अंतर्गत आता है? ग्रसनी पाचन और श्वसन दोनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि हवा भी अंतिम रूप, हवा भी मुखवा के पीछे वाले फेरिंग्स में पहुंचता है और भोजन भी यहीं पहुंचता है, और यहीं पर भोजन जाने वाली नली गुलेट है और हवा जाने वाली नली ग्लाउटिक्स है। नेक्स्ट, श्वसन नली की दीवार चपटी क्यों होती है? श्वसन नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया सही से नहीं लिखा हुआ है, ट्रेकिया एच होगा। ट्रेकिया की दीवार चपटी इसलिए होती है कि वहां पर उपास्थि युक्त छल्ले लगे होते हैं, छल्ला की जगह आप वलय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उपास्थि युक्त बले लगे होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है श्वास नली पक्ष गुहा में पहुंचते ही दो श्वसनियों यानी ब्रोंकाई में विभक्त हो जाता है। बिल्कुल, ये तो समझ गए थे कि ट्रेकिया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स अंतिम रूप से एल्वोलाई में प्रवेश कर जाती है। तीनों कथन को एक बार पढ़िए तो सही है कि नहीं? ठीक है ना? नेक्स्ट, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग कितना वायु कोष? 3 गुना 10 के पावर 8 वायु कोष होते हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़े कुल कितने भाग में? 5 में। बायां 2 और दायां 3 छोटी छोटी थैलियों में बटा होता है, तो 5 भागों में बटे होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव शरीर का ध्वनि उत्पादक यंत्र है? लैरिंक्स, साउंड बॉक्स कहते हैं, ये साउंड बॉक्स। फेफड़ों के ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा, और ये किडनी को ढकने वाला आवरण है, ठीक है, कैप्सूल, और ये हृदय को ढकने वाला आवरण है, ठीक है, और यह जो है आपको मेल बॉडी के टेस्टिस को ढकने वाला आवरण है। सब आवरण ही आवरण है। क्लियर? आगे बढ़े? हो गया? लिखना नहीं है, आगे किडनी भी बचले है, हृदय भी बचले है और टेस्टिस भी बचले है, ठीक है। 69, ब्रीथिंग के अंतर्गत सांस लेना और छोड़ना दोनों शामिल है, सांस लेना और छोड़ना दोनों शामिल है। श्वसन तंत्र के भाग नासिका बेस्म के कार्य क्या है? नसाल चैम्बर के कार्य क्या है? वायु के सुगंध और दुर्गंध का पता लगाना, ये सही है। वायु की जलवाष्प की मात्रा तथा तापमान को नियंत्रित करना, वायु के धूल कणों को छानना, सही है, सभी सही है। नेक्स्ट, 71 नंबर पाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेफड़े के अंदर अशुद्ध रक्त के अपेक्षा ऑक्सीजन का दबाव अधिक रहता है, बिल्कुल, इसलिए ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में जाता है, ऑक्सीजन का दबाव अधिक रहता है। फेफड़ों के अंतर्गत अशुद्ध रक्त की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कम होता है, यह भी सही है। दोनों कथन क्या है? ऑक्सीजन का दबाव अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कम, और ऐसा इसलिए कि सांस के द्वारा लिए गए हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, 0.03%। रिस्पिरेटरी पिगमेंट अभी तुरंत बताए थे, किसको कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति
व्यक्ति के विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है। किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर यानी ब्लड में प्रवेश करती है और छोटी यहाँ पर विश्राम विधि का इस्तेमाल होता है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है? तो मात्र 10 से शेष 80 से 90% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा में घुल करके होता है। फेफड़े में किस भाग में वायु का आदान प्रदान होता है? वायु कोश में। किस भाग में? वायु कोश। अंतर श्वसित वायु तथा उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन 21 तथा 16 सबसे परफेक्ट आंसर ही है। नेक्स्ट, मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा 16%। बाहर जो सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन 16%, जो लेते हैं उसमें 21। छोड़ते समय ऑक्सीजन घट इसलिए जाता है कि कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की कुछ मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली O2 4%। जो सांस लेते हैं उनमें 0.03, अब बाहर जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है कि श्वसन के दौरान जो निर्मित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा ही क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? और ऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन का रंग चमकीला लाल होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन का रंग चमकीला लाल और डीऑक्सीजनेट हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी। हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और ऐसा तब होता है जब हम बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। ऊंचाई पर जाने पर श्वसन गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ऊंचाई पर जाने पर श्वसन गति इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई पर जाने से वायुदाब घट जाता है, और जब वायुदाब घट जाता है तो वायु में उपस्थित सभी गैस यानी ऑक्सीजन का भी दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। और ऑक्सीजन का दाब घट गया तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए बार बार सांस लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करे, इसलिए ऊंचाई पर जाने पर श्वसन गति बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। एक श्वासोच्छ्वास यानी सांस छोड़ने में श्वास द्वारा अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई हवा का आयतन क्या कहलाता है? टाइडल आयतन। टाइडल लहरी आयतन। हीमोग्लोबिन से जुटकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मनुष्य के फेफड़े का महत्तम आयतन कितना? 5.4 लीटर से 6 लीटर, और लीटर को 1000 से गुना कर दीजिए, मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है ना? फेफड़े का अपशिष्ट आयतन कितना होता है? 1.5 से 1.5 लीटर। हवा की वह मात्रा जो किसी भी तरह से फेफड़े के बाहर न निकाला जाए उसे हम फेफड़े का अपशिष्ट आयतन कहते हैं, और फेफड़े का अपशिष्ट आयतन 1.5 से 2 लीटर होता है। 1.5 से 2 लीटर। नेक्स्ट, श्वसन की जैविक क्षमता 4 लीटर होता है। 4 लीटर वाला ऑप्शन सबसे सटीक कौन है? बी है। तो ऑप्शन जो सबसे अनुकूल है वो आपका बी। वैसे श्वसन की जैविक क्षमता कितनी होती है? 4 लीटर होती है। कितनी होती है? 4 लीटर। ठीक से बैठिए ना, कैसे बैठे हुए। आइए 89, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य में कितनी हवा सांस में लेता छोड़ता है? 500, जिसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतु पेड़ पौधे सभी में समान रूप से होता है। बिल्कुल। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जीव जंतु पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके से होता है, ये भी सही है। सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया और श्वसन की प्रक्रिया एक दूसरे से अलग अलग है। श्वसन कोशिकाओं के भीतर होते हैं जो जीव जंतु पेड़ पौधे में एक ही तरह से होते हैं, लेकिन सांस छोड़ने लेने की प्रक्रिया पौधों में अलग तरीके से होता है और जंतुओं में अलग तरीके से होता है। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट, मनुष्य के पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? इंटरकॉस्टल मांसपेशी पाई जाती है। कौन सी मांसपेशी? इंटरकॉस्टल मांसपेशी पाई जाती है। निम्नलिखित में किसमें श्वसन दर सर्वाधिक होता है? शिशु में, सबसे ज्यादा शिशु में होता है। नेक्स्ट, हृदय खोज पाया जाता है बायां फेफड़ा में। बायां फेफड़ा में थोड़ा सा खांचा बना रहता है, वहीं के नीचे हृदय अवस्थित है। ठीक है ना? वहीं के नीचे क्या अवस्थित है? हृदय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानव प्रेक्षा के संबंध में सही नहीं है? सही, पहले तो सही नहीं है, सही है। इसको नहीं को काटिए। ठीक है, नहीं को काट दीजिए, तब आपका आंसर निकलेगा। निम्नलिखित में कौन एक मानव प्रक्रिया के संबंध में सही है? पहला, रक्त से भरी प्रक्रिया हवा से भरी होती है, रक्त से तो नहीं भरी होती, तो गलत है। यह साखित तथा रक्त से भरी होती है, नहीं साखित होती है लेकिन हवा से भरी होती है। यह साखित तथा वायु से भरी होती है। देखिए, श्वास न लिया दोस्तों। तो प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव प्रक्रिया के संबंध में सही है, क्योंकि ऑप्शन में 3 कथन प्रक्रिया के बारे में गलत है, एक ही सही है। तो सही आपका सी है, बाकी एबीडी का है गलत है। प्रक्रिया में रक्त कहां से भरा होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य के फेफड़े में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता है। बिल्कुल सही है। मानव का फेफड़ा ना तो स्वयं फैलता है न ही स्वयं सिकुड़ता है। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम पीछे खिसककर फैलकर फेफड़े के आयतन को बढ़ाते हैं, अर्थात फेफड़े को फैलाते हैं, और बाएं श्वसन के समय डायफ्राम ऊपर उठता है, पसलियां अंदर की ओर आती है और फेफड़ा सिकुड़ जाता है। तीनों का तीनों कथन पर क्या है? सही है। तो फेफड़े में स्वयं फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता है। पसलियों और डायफ्राम मिलकर फेफड़े को सिकुड़ाता और श्वसन गुणांक, विमोचित CO2 और अवशोषित O2 के आयतन को क्या कहते हैं? श्वसन गुणांक कहते हैं। ये होगा श्वसन के दौरान जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम निष्कासित करते हैं और श्वसन में जितना ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं, उसी के अनुपात को श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के फेफड़े का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को एनोक्सिया कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। ऑक्सीजन की सांद्रता घटना हाइपोक्सिया कहलाता है, जो पिछले क्वेश्चन में था, और पूर्ण रूप से ऑक्सीजन विहीन हो जाना एनोक्सिया कहलाता है। कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य एक फेफड़ा पर जीवित नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता, नहीं रह सकता एक फेफड़ा पर। क्लियर? मनुष्य एक फेफड़े पर जीवित रह सकता है, परंतु उसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। एक मिनट एक फेफड़ा पर जीवित, एक मिनट एक फेफड़ा पर जीवित नहीं रहेगा। पहला कथन सही है, और इसीलिए दूसरा क्या है? और आंसर क्या होगा? केवल एक। थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे एक मिनट
क्वेश्चन पर डाउट मार दीजिए, इसको देख लेंगे। भी होगा, कहाँ पर है? अच्छा देख लेंगे, एक बार देख लेते। पेपर किडनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक किडनी पर आदमी जीवित होता है। पेपरों को देख लेते हैं, प्रश्न कहाँ पूछा है। स्टार मारिए स्टार, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गलत नहीं होना चाहिए, अभी कुछ कर देंगे, रख लीजिएगा, बाद में पता चलेगा गलत वहीं परीक्षा पूछ लिए। आइए 99 नंबर, मानव अंतर में देख लेंगे, यहाँ भी देखिएगा क्या उसका सही परफेक्ट आंसर होगा। 99 मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है 80 से 90%। नेक्स्ट, अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण दोनों ही प्रक्रमों में, प्रक्रम को अंग्रेजी प्रोसेस कहते हैं, दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान है? तो ये प्रक्रिया समान है, ग्लूकोज का पानी के अम्ल में विभाजन। ये अवायवीय शोषण में भी होता है और अवायवीय शोषण में भी होता है। इथेनॉल केवल अवायवीय शोषण में बनते हैं, लैक्टिक अम्ल केवल अवायवीय शोषण में बनते हैं, पायरुवेट अम्ल का जल कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन केवल वायवीय शोषण में होता है। ये जो ग्लूकोज का पायरुवेट अम्ल में विखंडन है, ये अवायवीय में भी होते हैं और वायवीय में भी होते हैं। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में, संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन कर सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, गलत है। ये 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का भी वहन करता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन का नहीं, ये भी गलत है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन कर सकता है, ये सही है, ये सही है। हीमोग्लोबिन केवल रुधिर अस्कंदन में सहायक नौ की गैसों के वहन के लिए भी गलत है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम गैसों का ही परिवहन करना है और खासकर ऑक्सीजन का। मानव शरीर में लौह पुंज पाया जाता कहाँ? रक्त में। कोशिका में एटीपी के संश्लेषण के लिए कौन सा चीज आवश्यक है? फास्फोरस का होना जरूरी है। नेक्स्ट, शरीर में अधिकतम एटीपी का निर्माण क्रेब चक्र के दौरान होता है। 38 में 36 एटीपी केवल क्रेब चक्र में बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में केवल कितना? 2 एटीपी बनते हैं। निम्नलिखित में कौन एक श्वसनीय पदार्थ नहीं है? विटामिन। विटामिन का श्वसन में इस्तेमाल होता ही नहीं। विटामिन एक प्रकार से सहायक आहार कारक है, ठीक है, इसका श्वसन में इस्तेमाल नहीं होता है। जबकि वसा और प्रोटीन का श्वसन में इस्तेमाल होता है जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं हैं। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ता है? श्वसन की बात कर गया है। और अगर बात होती किसकी? सांस छोड़ने की, सांस छोड़ने की, तब आंसर देते क्या? लेकिन बात किसकी की जा रही है? तो श्वसन में कौन क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उपयोग कौन क्या किया जाता है? ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? अरे एक बार देखार बजाना नहीं है, जो भी होगा ठोक के होगा, मतलब सही सही होगा, कल कोई बात नहीं। तो दोस्तों 8वां चैप्टर समाप्त हो गया है, कल ही नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं पूरे तरोताजगी के साथ। कल क्लास रखे ना, आइए ना, कल दिक्कत क्या है? आइए कल क्लास है, कोई मिस नहीं करिएगा। जो टाइम है इसी टाइम में होगा, 3 से 5 होगा, कल क्लास होगा और नवा चैप्टर की शुरुआत करेंगे कल के क्लास में। एप्लीकेशन पर तो लाइव होगा, जो लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो उन्हें लाइव करेगा। रोशन कुमार करे, कल करे, स्वाज कर। क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो बोलिए। आज हम सूर्य की चैप्टर से शुरुआत करेंगे। हमको पता नहीं था क्वेश्चन होने हुआ है। ला पानी पानी की तरह। अरे फुल लेंथ टेस्ट का आंसर अपलोड नहीं हुआ है, हो गया है, हो गया दोस्तों। अड़तीस और 63 का आंसर कोई बताइए। 38 और